नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बी.डी. सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज बीकॉम सेम 3 के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे हम। आज का सब्जेक्ट है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट P&EDI। आज का टॉपिक या क्वेश्चन है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में नियोजन की क्या आवश्यकता एवं महत्व है, इसका वर्णन करें। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का अथवा होगा, गिव आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ प्लानिंग इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में नियोजन के पक्ष में तर्क दें, ये आज का क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पर विचार करें कि क्वेश्चन के माध्यम से हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन बहुत क्लियर कट है कि एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में नियोजन का क्या महत्व है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को हम अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसको हम विकासशील अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। विकासशील मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी। अर्धशील या अर्ध विकसित का मतलब आधा विकसित, अर्थात आधा नहीं विकसित। अल्प विकसित, अल्प मतलब थोड़ा, तो थोड़ा विकसित। मिला जुला कर कुल कहने का आशय है कि ऐसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से विकसित नहीं होती, या यूं कहिए कि विकास के मार्ग पर अग्रसर होती है। इस क्वेश्चन को ठीक से समझने के लिए या एग्जाम में लिखने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हम कहते किसको हैं। तो आइए हम थोड़ा प्रयास करें समझने का कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। अगर हम संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसको हम 3 भागों में, 3 हिस्सों में, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था अर्थात डेवलप इकोनॉमी, दूसरा अल्प विकसित या अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था अंडर डेवलप इकोनॉमी, और तीसरा अविकसित अर्थव्यवस्था अनडेवलप्ड इकोनॉमी। अब हमें यहाँ बताना है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो अपने देश में रहने वाले सामान्य नागरिकों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाती है। हम जानते हैं कि किसी भी देश में रहने वाले लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। एक अल्प विकसित देश अपने देश में रहने वाले सभी लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करा पाती है। ऐसे देशों के लोग निम्न स्तरीय, यानी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, निम्न स्तरीय जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे देशों में शिक्षा की घोर कमी होती है। मुख्य रूप से यह देश कृषि प्रधान होता है। निर्धनता सिर चढ़कर बोलती है,
यानी कि प्रायः लोग निर्धनी होते हैं, या यूं कहिए कि बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक होती है। अल्प विकसित देशों में पूंजी की भी कमी होती है, औद्योगिक पिछड़ापन होता है, बैंकिंग सुविधाओं की भी कमी होती है, जनसंख्या की अधिकता होती है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होता है, शिक्षा की कमी भी होती है। यह है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की खासियत या विशेषताएं। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें देखना है कि क्या महत्व है नियोजन का इस तरह के देशों में। किस तरह के देशों में? अल्प विकसित या अर्ध विकसित या विकासशील देशों में। तो इसके लिए हम हेडिंग लिख लेंगे, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में नियोजन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अथवा एक और हम हेडिंग लिख सकते हैं, नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में तर्क दें, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। ये हमारा हेडिंग है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ हम आपको समझा दें या बता दें कि जब हम इसका आंसर करेंगे तो बार बार दो शब्दों का जिक्र होगा। एक शब्द है प्लान्ड इकोनॉमी, नियोजित अर्थव्यवस्था, और दूसरा शब्द है अनप्लान्ड इकोनॉमी, अनियोजित अर्थव्यवस्था। हालांकि एग्जाम में इस क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों का अर्थ लिखना जरूरी नहीं है, केवल हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि इन दोनों को यहाँ पर हम शॉर्टकट में समझने का प्रयास करें। नियोजित अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी या सोशलिज्म अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार या राष्ट्र का अधिकार होता है और सरकार उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करती है जिन वस्तुओं के उत्पादन से या जिन वस्तुओं के उपभोग से लोगों का कल्याण होता है। यानी सोशल वेलफेयर पर सरकार विशेष ध्यान देती है। यह है नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है अनियोजित। अनियोजित को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, या इसको हम लेसेज फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, मुक्त या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, अर्थात इस अर्थव्यवस्था में सरकार का, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस लगभग नहीं के बराबर होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या निजी पूंजीपतियों का अधिकार होता है और निजी पूंजीपति उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनका उत्पादन करने से उनका भला होता है, उनका फायदा होता है, यानी पूंजीपतियों का फायदा होता है। चाहे इन वस्तुओं के प्रयोग से, यूज से, इस्तेमाल से, कंजम्पशन से समाज के लोगों पर बुरा ही प्रभाव क्यों न पड़ता हो। जैसे अफीम, गांजा, चरस, भांग, दारू आदि बनाने से अगर पूंजीपतियों को लगता है कि इन्हें फायदा हो रहा है तो ये पूंजीपति इन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इनको समाज कल्याण से, सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये दोनों शब्द चूंकि इसके आंसर में बार बार देखने को मिलेंगे, इसलिए हमने इन दोनों का अर्थ यहाँ पर बतलाया। अब चूंकि हम हेडिंग लिख चुके हैं कि क्या महत्व है नियोजन का किसमें, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में, तो अब हम बात करें कि वास्तव में नियोजन का अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। तो हम देखने का प्रयास करेंगे इसको।
पॉइंट वाइज हम बातें करते जाएंगे कि क्या महत्व है नियोजन का। तो नंबर 1 पॉइंट है निर्णय एवं कार्य प्रणाली में समन्वय, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन डिसीजंस एंड वर्किंग। गौर किया जाए पॉइंट पर, तो कहा जा रहा है कि निर्णय एवं कार्य प्रणाली में समन्वय। हम जानते हैं कि निर्णय लेने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। अब देखने वाली बात यह है कि जो निर्णय टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा लिया गया, अगर उसके अनुसार काम न किया जाए तो फिर निर्णय लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो एक तरह से एक नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वह निर्णय राष्ट्र की, देश की आवश्यकताओं के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुरूप लिए जाते हैं। इन निर्णयों के आधार पर प्रॉपर कार्यक्रम या प्रोग्राम सरकार द्वारा तैयार किया जाता है ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था उत्पन्न न हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि नियोजित अर्थव्यवस्था में विवेकपूर्ण एवं समन्वित व्यवस्था होती है, यानी कि यहाँ कुव्यवस्था का कोई स्थान नहीं होता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें, अनियोजित अर्थव्यवस्था को बंद आंखों वाली, बंद नेत्रों वाली अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इकोनॉमी विथ क्लोज्ड आईज, अर्थात इसका कारण है कि यहाँ पर स्वार्थ से प्रेरित होकर, निजी लाभ को, निजी स्वार्थ को देखकर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अर्थात हम यहाँ कहेंगे कि नियोजित अर्थव्यवस्था होने से देश का कल्याण होगा, क्योंकि जो निर्णय लिए जाएंगे उस निर्णय को वास्तव में कार्य रूप दिया जाएगा। नंबर 2, आर्थिक साधनों का संतुलित एवं सर्वोत्तम उपयोग, बैलेंस्ड एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक साधनों का उपयोग हमेशा उनकी मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है। वर्तमान आवश्यकताओं को तो ध्यान में रखा ही जाता है, साथ ही साथ भविष्य में होने वाली मांग को भी ध्यान में रखा जाता है। अर्थात ऐसी व्यवस्था की जाती है कि भविष्य में इन वस्तुओं की कमी न हो। अगर इसी को हम उल्टा कर दें तो एक अनियोजित अर्थव्यवस्था में, अनप्लान्ड इकोनॉमी में वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखकर पूंजीपतियों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। वे राष्ट्र हित को ध्यान में न रखकर अपने हित को, अपने लाभ को ध्यान में रखते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नियोजित अर्थव्यवस्था में अपव्यय नहीं हो पाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था का नियोजन आवश्यक है। नेक्स्ट, सामाजिक समानता तथा आर्थिक विषमता पर रोक, सोशल इक्वालिटी एंड चेक्स अपॉन इकोनॉमिक इनक्वालिटी। एक विद्वान हैं प्रोफेसर डार्विन, उनका कहना है कि सामाजिक समानता अनियोजित अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती है। उल्टा कर दीजिए,
वास्तव में सामाजिक समानता नियोजित अर्थव्यवस्था में ही पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है कि अनियोजित अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों को संपत्ति का अधिकार होता है, अर्थात वे अपने पास अपनी कमाई हुई संपत्ति को रख सकते हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं कि भारत में उत्तराधिकार का नियम पाया जाता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जो संपत्ति आज किसी व्यक्ति द्वारा कमाई गई है, उसकी मृत्यु के बाद वह संपत्ति उसके औलाद की हो जाती है, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो। तो चूंकि लोगों के दिमाग में या पूंजीपतियों के दिमाग में यह बात रहती है कि आज जो मेरी संपत्ति है, मेरे जाने के बाद यह मेरे औलाद की संपत्ति हो जाएगी, अतः वे अधिक से अधिक संपत्ति पर अपना अधिकार कर लेना चाहते हैं। इस तरह से आर्थिक विषमता हो जाती है। इसी कारण जोर दिया जाता है कि नियोजित अर्थव्यवस्था को किसी देश में अप्लाई किया जाए। चूंकि हम जानते हैं कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था में विषमता का कोई स्थान नहीं होता है, अर्थात धन का वितरण न्यायोचित ढंग से किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति शोषण करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है किसी दूसरे व्यक्ति का, तो उसको निम्न दृष्टि से देखा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि नियोजन अल्प विकसित देशों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, आर्थिक अस्थायित्व अर्थात व्यापार चक्रों से मुक्ति, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल, हम जानते हैं कि बूम एंड डिप्रेशन की स्थिति को व्यापार चक्र कहते हैं। अर्थात जब किसी अर्थव्यवस्था में बारी बारी से तेजी और मंदी की परिस्थितियां आती जाती रहती है, तो इसे हम व्यापार चक्र कहते हैं। व्यापार चक्र के कारण कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी घट भी जाती है, लेकिन किसी अर्थव्यवस्था के लिए या किसी देश के लिए व्यापार चक्र को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। एक नियोजित अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र की स्थिति देखने को नहीं मिलती। हाँ, उल्टा कर दिया जाए तो एक अनियोजित अर्थव्यवस्था में हमेशा ही व्यापार चक्र की स्थिति देखने को मिलती है। वास्तव में नियोजित अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति, उत्पादन तथा उपभोग आदि के बीच में संतुलन, बैलेंस रखने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नियोजित अर्थव्यवस्था केंद्रीय सत्ता अर्थात प्लानिंग कमीशन द्वारा बनाया जाता है, तैयार किया जाता है और फिर उसका देखभाल या मॉनिटरिंग किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अल्प विकसित देशों के प्रोग्रेस या विकास के लिए नियोजन आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक शोषण का अभाव, लैक ऑफ सोशल पैरासिटिज्म। अनियोजित अर्थव्यवस्था में शोषण की प्रवृत्ति को बल मिलता है। एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। हमने देखा है पहले भी कि इसके अंतर्गत यानी अनियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है, ग्राहकों उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। अतः यह तर्क या लॉजिक दिया जाता है कि शोषण की प्रवृत्ति को, टेंडेंसी को रोकने के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर
समाजवादी अर्थव्यवस्था या नियोजित अर्थव्यवस्था द्वारा ही ऐसे देशों का अर्थात अल्प विकसित देशों का कल्याण किया जा सकता है। वास्तव में सामाजिक अर्थव्यवस्था में या नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। अपने फायदे पर सरकार ध्यान नहीं देती है। किस तरह से लोगों का कल्याण हो, देश में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण हो, किस तरह सभी लोगों को रोजी रोटी मिले, इन चीजों पर सरकार का विशेष ध्यान रहता है। श्रमिकों को उनका उचित पारिश्रमिक सही समय पर दिया जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि नियोजित अर्थव्यवस्था आवश्यक है। नेक्स्ट, उत्पत्ति के साधनों का समुचित वितरण, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सामाजिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत या नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि जो हमारे समाज में या देश में अल्प वर्ग है, जिसको हम उत्पादक वर्ग कहते हैं, वह दूसरों का शोषण न करे। लेकिन अगर हम उत्पादन की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी ऐसे वर्गों को दे दें तो जाहिर सी बात है कि वे लोगों का शोषण करेंगे या करते हैं। इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाता है ताकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं इनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन समाज के सभी वर्गों के बीच किया जा सके। मांग एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साधनों का वितरण इस प्रकार किया जाए कि किसी भी व्यक्ति के सामने भूख की समस्या या भूखमरी की समस्या उत्पन्न न हो। इस तरह से एक नियोजित अर्थव्यवस्था में चूंकि केंद्रीय सत्ता द्वारा उत्पत्ति के साधनों का यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का वितरण किया जाता है, मांग को ध्यान में रखा जाता है, अतः हम कह सकते हैं कि नियोजित अर्थव्यवस्था द्वारा ही हम देश का या देशवासियों का कल्याण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतियोगिता संबंधी अपव्ययों का अभाव, इविल्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशंस आर रिमूव्ड। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति आपस में ही प्रतियोगिता करते हैं। इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति कुछ दिन पहले ही या कुछ वर्ष पहले ही मान लीजिए कि एक व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते उस व्यापार में उसने बहुत अधिक तरक्की कर ली, करोड़ों अरबों रुपया अर्जित कर लिया, कमा लिया। अब दूसरे उत्पादकों को ऐसा लगता है कि उसी वस्तु के उत्पादन में फायदा है, अतः दूसरे उत्पादक अपने व्यवसाय को, अपने कारोबार को शिफ्ट कर देते हैं और फिर इसका रिजल्ट या नतीजा ये होता है कि बहुत सारे प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर या उत्पादक या पूंजीपति आपस में कंपटीशन करने लगते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपटीशन शॉर्ट टर्म में कभी कभी
लाभदायक हो जाता है या हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, दीर्घकाल में कंपटीशन कभी भी लाभदायक नहीं होता है। अतः अगर हम अनियोजित अर्थव्यवस्था के स्थान पर नियोजित अर्थव्यवस्था को अप्लाई करें, अपनाएं, तो हम जानते हैं कि नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चूंकि एक प्लानिंग कमीशन होता है, केंद्रीय सत्ता होती है, चीजों पर या राष्ट्र के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, सरकार का आधिपत्य होता है। अतः सरकार किसी से कंपटीशन नहीं करती है। यहां पर हम एक चीज और क्लियर कर दें कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मीनिंग यह नहीं है कि यहां निजी पूंजीपतियों का कोई स्थान होता ही नहीं है, होता है, वे अपना काम करते हैं, लेकिन आवश्यक चीजों के उत्पादन पर, वितरण पर राष्ट्र का या समाज का अधिकार होता है। तो चूंकि पूंजीवादी में कंपटीशन के कारण वस्तुओं का खर्च बढ़ जाता है। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज द्वारा विज्ञापन कराया जाता है, एडवर्टाइज कराया जाता है, इससे वस्तुओं की कीमतें अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाती है, क्योंकि किसी प्रोडक्ट को बेचने के पहले जितने खर्चे होते हैं वे सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दिए जाते हैं और फिर उसकी बिक्री की जाती है। इसका एक छोटा एग्जाम्पल है कोल्ड ड्रिंक्स, जिसको हम आप पीते हैं 10 रुपये में, मुश्किल से इसको बनाने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका 2 से 2.5 रुपये आता है। हम पीते हैं, 10 रुपया देना पड़ता है। एक सेलिब्रिटी ऐड करता है, उसको करोड़ों रुपया कंपनियां देती है। इस वजह से वस्तुओं का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलता है। इस संबंध में पीगू साहब कहते हैं कि इस बढ़ी हुई लागत को वहन करने का उत्तरदायित्व उपभोक्ताओं पर थोप दिया जाता है, अर्थात किसी न किसी रूप में ग्राहक या कंज्यूमर ही उस खर्च को बियर करते हैं। यही कारण है कि प्रोफेसर डार्विन ने एक स्थान पर लिखा है, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ कंपटीशन डू नॉट लीड टू अ वाइज डायरेक्शन ऑफ आवर इकोनॉमिक लाइफ। इस सही डायरेक्शन में नहीं जाता कंपटीशन हमारे जीवन के लिए। अतः पूंजीवादी या नियोजित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, उत्पादन पूरे समाज के हित में, प्रोडक्शन विथ अ सोशलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम पूंजीपतियों पर छोड़ दें तो समाज के हित में उत्पादन नहीं करेंगे, तो फिर अपने हित में उत्पादन करेंगे और फिर क्या होगा? वस्तुएं महंगे दामों पर, हाई रेट पर हमें मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं वह भी गरीबों की पहुंच से बाहर हो जाए। इसके विपरीत, इसीलिए नियोजित अर्थव्यवस्था पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सरकार अपने लाभ या मुनाफे या प्रॉफिट पर ध्यान नहीं देती, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ऐसा कार्यक्रम, ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है
कि जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा हो या जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उन वस्तुओं से समाज के सभी लोगों का, सभी वर्गों का कल्याण हो सके। यही कारण है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोगों के लिए अपना जीवन यापन करना काफी कठिन हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि नियोजित अर्थव्यवस्था को हम अपनाकर देश का कल्याण कर सकते हैं। नेक्स्ट, संतुलित विकास, बैलेंस्ड ग्रोथ, जैसा पॉइंट से ही स्पष्ट है, संतुलित विकास यानी ऑल राउंड प्रोग्रेस, यानी कि सरकार द्वारा यह कोशिश किया जाता है कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनका भी विकास किया जाए। थोड़ा इसको उल्टा करके देखें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम प्रायः देखते हैं कि नई नई फैक्ट्रियां उन्हीं जगहों पर, उन्हीं प्रदेशों में लगती है जहां पहले से फैक्ट्रियां मौजूद है। जिन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है, ऐसे क्षेत्रों में जाकर पूंजीपति इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना नहीं चाहते हैं, जबकि नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार यह कोशिश करती है कि हमारे देश का जो राज्य, जो हिस्सा विकास से छूट गया है, उन क्षेत्रों का, उन राज्यों का भी विकास किया जाए। अगर आज की परिस्थिति की हम बात करें, अगर भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से सभी क्षेत्रों का समुचित प्रोग्रेस या समुचित विकास किया गया होता, तो आज लॉकडाउन में जो लाखों करोड़ों लोग दूसरे प्रदेशों में, शहरों में फंसे हुए हैं, शायद यह स्थिति आती ही नहीं। या हम यूं कह लें कि देश के सभी राज्यों का समुचित विकास हो जाए, तो फिर ऐसे राज्यों से निकलकर दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के तलाश में लोगों को जाना ही नहीं पड़ेगा। फिर वे अपने ही प्रदेश में रहेंगे। इससे प्रदेश का भी भला होगा, और चूंकि किसी भी प्रदेश से इधर उधर लोग नहीं जाएंगे तो सभी प्रदेशों का भला होगा, अपने आप देश का भला होगा। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल रोक दिया जाए, जाने ही नहीं दिया जाए। जरूरी हो वो जा सकते हैं, देश हमारा, हम देश में कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन मास को हम जाने से रोक सकते हैं। तो चूंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपने फायदे पर ध्यान दिया जाता है, अतः नियोजन को अपनाकर सरकार देश के सभी क्षेत्रों का भरपूर विकास कर सकती है। जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधे नहीं लगे हैं, उन क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगाकर उन क्षेत्रों का भी या उन क्षेत्रों के लोगों को भी वहीं पर उनके घर के इर्द गिर्द में रोजी रोटी दिया जा सकता है। अतः नियोजन आवश्यक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का उचित वितरण, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का वितरण अनियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सही ढंग से पॉसिबल नहीं है। तो फिर अगर हम चाहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय आय यानी सरकार को जो आमदनी होती है, उस आमदनी का सही ढंग से या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, या डेवलपमेंट अनडेवलपमेंट को ध्यान में रखकर वितरण किया जाए, तो हमें नियोजन को अपनाना होगा। कहना होगा
कि जिन शहरों का, जिन क्षेत्रों का, जिन प्रदेशों का अभी तक विकास हुआ ही नहीं है, मूलभूत आवश्यकताएं भी वहां नहीं पहुंच पाई है, सड़क, बिजली, पानी, बैंकिंग सुविधाओं की भी जहां कमी हो, ऐसे क्षेत्रों में पहले इन चीजों का विकास किया जाए। फिर नई नई कंपनियां, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में भी, पब्लिक सेक्टर में भी नई नई कंपनियों की यहाँ पर स्थापना कर सकती है। प्राइवेट कंपनियों को भी ऐसे क्षेत्रों में निमंत्रण दे सकती है, न्योता दे सकती है, ताकि वे इन क्षेत्रों में अपनी फर्म या कंपनियां लगाएं, ताकि इन क्षेत्रों का विकास हो सके। तो इस प्रकार से नियोजित अर्थव्यवस्था को हम अपनाकर राष्ट्रीय आय का समुचित वितरण कर सकते हैं। नेक्स्ट, पूंजी निर्माण की अधिक संभावना, ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण हमारी बचत पर डिपेंड करता है। हम जितना कमाते हैं, अगर हम उस कमाई को, अपनी आमदनी को 100% खर्च कर दें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर, तो इसका मतलब हुआ कि कैपिटल फॉर्मेशन पर, पूंजी निर्माण में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन, कोई योगदान नहीं हुआ। अतः देश के सभी लोगों का यह धर्म बनता है या कर्तव्य बनता है अपने राष्ट्र के प्रति कि आप जो भी इनकम करते हैं, जो भी कमाते हैं, आवश्यक वस्तुओं पर खर्च कीजिए, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इस आमदनी का कुछ न कुछ हिस्सा हम अवश्य बचाएं, ताकि वह हिस्सा हमारे काम में भी कल आए, भविष्य में आए, हमारे बच्चों के काम में आए, और फिर उस बचत को हम बैंकों में जमा कर दें। इससे पूंजी निर्माण की गति में वृद्धि होती है। साथ ही साथ सरकार के लिए भी यह आवश्यक है कि वह अपनी इनकम का या राष्ट्रीय आय का सारा हिस्सा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च न करे, यानी उपभोग की वस्तुओं पर खर्च न करे, मेरा मतलब है कहने का, बल्कि उसमें से कुछ धन बचाए और फिर नई नई फर्मों की, नई नई कंपनियों की स्थापना करे, या फिर अपनी बचत को बैंकों में रखे और फिर बैंकों के माध्यम से नए नए लोगों को लोन फैसिलिटी मिलेगा, और फिर वे लोन के माध्यम से लोग अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में नई नई फैक्ट्रियों की स्थापना करके रोजगार के अवसर का भी सृजन करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा कि कैपिटल फॉर्मेशन देश में मजबूत होगा। और ध्यान रखिए कि जिस देश में पूंजी निर्माण की गति, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन लो होगा, कम होगा, वह देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। इसलिए पूंजी निर्माण की गति को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि नियोजन को अपनाया जाए। अगर हम नियोजन को नहीं अपनाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। एक अल्प विकसित देश में पूंजी नियोजन के संबंध में दो स्थिति देखने को हमें मिलती है। एक, विदेशों से पूंजी आयात कर लीजिए, लोन ले लीजिए, कर्ज ले लीजिए, एफडीआई के माध्यम से ले लीजिए। और दूसरा, आप अपनी बचत को इन्वेस्ट कीजिए, या तो बचत को बैंकों में जमा कीजिए, वहां से इन्वेस्ट हो जाएगा, या डायरेक्टली आप अपनी बचत को इस तरह से इन्वेस्ट कीजिए ताकि देश में पूंजी निर्माण की गति अधिक हो सके। नेक्स्ट, जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। एक अनियोजित अर्थव्यवस्था की यह खासियत होती है कि ऐसे देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट
बहुत ही हाई होता है। अतः हम इस समस्या से छुटकारा चाहते हैं तो हमें नियोजन का सहारा लेना पड़ेगा। जनसंख्या आवश्यक है, लेकिन ओवर पॉपुलेशन किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अंडर पॉपुलेशन भी नहीं होना चाहिए, तो फिर ऑप्टिमम पॉपुलेशन होना चाहिए। तो चूंकि नियोजित अर्थव्यवस्था वाले देशों में परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाकर जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि को रोका जा सकता है। अतः नियोजन आवश्यक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आंसर समाप्त हो गया। थैंक यू।